हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम एक प्यारा सा चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा शुरू करेंगे? तो देखो, अब तक हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर ली है। और हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो अब तक हमने यही देखा है कि भाई ह्यूमन बींग्स का फिजिकल एनवायरमेंट के साथ में जो भी इंटरेक्शन हुआ है उसके बारे में हमने अभी तक बात की है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। जैसे पिछले ही चैप्टर की हम बात करें तो हमने उसमें लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात की, एग्रीकल्चर के बारे में बात की। ऑल्दो ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई थी, लेकिन आपने ह्यूमन ज्योग्राफी के हिसाब से जो है इन चीजों को पढ़ा है ना। बेसिकली हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे थे? पार्ट 2 में हम इंडिया की बात कर रहे थे। तो भाई एक चीज को तो हम भूल ही गए, जो है पानी, वाटर, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे? आज के इस लेक्चर में हम जो है वाटर की बात करने वाले हैं, वाटर रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं। अच्छा, अब वाटर रिसोर्सेज की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पानी की बहुत कमी है। अभी थोड़े दिन पहले बैंगलोर वाला सीन सुना होगा, बैंगलोर में कितनी जो है पानी की कमी होगी। वहां पे जो अच्छे खासे अमीर लोग थे वो भी लाइन लगा के खड़े हुए थे पानी के लिए। अब सोच के देखो पानी कितना ज्यादा स्केयर है। अब थोड़ा सा मैंने आपको पानी की स्कैरसिटी जो है, वाटर स्कैरसिटी जो है, इसका एक छोटा सा डेटा देता हूं मैं आपको। 71% वाटर है पूरे अर्थ की हम बात करें, और 71% वाटर की हम बात करें उसमें से भी सिर्फ 3% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। और उस 3% का भी जो एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारी एक्सेसिबिलिटी में है। बाकी का जो बचा हुआ परसेंटेज है वो हम एक्सेस भी नहीं कर सकते, वो ये जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं उसकी फॉर्म में जमा है वो। तो सोच के देखो कि फ्रेश वाटर की कितनी कमी है। और जो भी समुद्र में पानी होता है उसको हम यूज नहीं कर सकते, वो यूज करने लायक नहीं होता, सैलिन वाटर होता है, खारा पानी होता है वो। तो सोच के देखो आज के टाइम पर जो है पानी की कमी क्या है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आने वाला जो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है ना, वो पानी की वजह से होगा। क्यों? पानी बहुत कम है यार, है ना। और आने वाले टाइम पर आप देखोगे ये जो कमी है आपको और ज्यादा महसूस होने वाली है। ठीक है, स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करें क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इतने सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो लेक्चर है डिटेल में नहीं होने वाला। ये माइंड मैप की सीरीज आपने देख लिया है, तो इसमें हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। हम, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी जो होंगी जो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखो डिटेल में नहीं जा सकते ना अपन, क्योंकि माइंड मैप की सीरीज है। 20 से 25 मिनट में मेरे को कंप्लीट करवाना है ये, तो उसमें मैं डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन जितना पढ़ाऊंगा उतना अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और रिवीजन पर्पस के लिए बेस्ट होने वाला है, और इन नोट्स का आप यूज भी कर सकते हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा सा डेटा की बात कर लेते हैं। हमारा जो सर्फ, हम अपने पूरे अर्थ की बात करें उसमें से हमारा जो एरिया, इंडिया का जो एरिया वो कितना है? लगभग जो आप देखोगे 2.45% है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे वाटर रिसोर्स की हम बात करें तो पूरी दुनिया का 4% जो वाटर रिसोर्स है वो हमारे पास है। मतलब पानी जो है दुनिया का 4% वो हमारे पास है। आपका वही सही है सर, ये तो बढ़िया है। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो 16% से ज्यादा है। वर्ल्ड की जो 16% से ज्यादा पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है। अब तो डेटा बढ़ गया होगा। ठीक है, अब नंबर 1 पे आ गया, चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब होता क्या भाई, पानी की कमी है तो थोड़ा सा अगर हम डेटा की बात करें ना, टोटल वाटर जो अवेलेबल है ना, किससे आ रहा है? जो प्रेसिपिटेशन से, जो भी बारिश वारिश हो रही है उससे पानी जो आ रहा है वो कितना है भाई? तो 4000 क्यूबिक किलोमीटर। अब एक क्यूबिक किलोमीटर बेसिकली एक यूनिट होती है मेजर करने की वाटर लेवल को, है ना। तो जैसे होता है ना कि एक 4 किलोमीटर इधर चले जाओ, 4 किलोमीटर इधर इधर इधर, एक क्यूब जो बन जाएगा इसका बेसिकली, है ना। तो एक जो क्यूब जो बन जाता है, थोड़ा सा आप देख लेना बना के, तो उतना जो एरिया है ना, वो जो है किससे आ रहा है? प्रेसिपिटेशन से आ रहा है। अच्छा, मतलब बारिश वारिश जो हो रही है ना, इतना वाटर आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात, इतना वाटर आ रहा है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। आधा पानी तो बह जाएगा, कोई पानी, कुछ पानी नाली में चला जाएगा, मतलब सारा पानी हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डेटा दे रखा है कि भाई देखो, सर्फ एक तो होता है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर की हम बात करें तो आपकी जो ये लेक्स हो गई, है ना, पॉन्ड्स और रिवर्स, टैंक्स वगैरह, है ना। तो ये क्या है? सरफेस वाटर, सरफेस पे दिख रहा है आपको। तो इसकी हम बात करें सरफेस वाटर। और दूसरा होता है रिप्लेनिशेबल वाटर। रिप्लेनिशेबल वाटर ये होता है बेसिकली जब बारिश वारिश हुई तो उससे हमारा जो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो गया, तो वो हम इसमें काउंट करेंगे। तो कितना है भाई? तो 1869, है ना, 1869 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है सर, इतना है। अच्छा, अब सबको यूज नहीं कर पाते ना, मैंने बताया जैसे कि हम जो है सारा जो पानी है उसको यूज नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं? हम 60% जो वाटर है, यानी कि इतना जो नंबर है 1122 क्यूबिक किलोमीटर, इतना जो है हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारा जो डेटा आप देख लो, इतना सिर्फ हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। चलिए, देखिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम आगे बात करें तो 4 मेजर सोर्स है सरफेस वाटर के। सरफेस वाटर के 4 मेजर सोर्स निकल के सामने आते हैं। एक तो हमारा रिवर है, लेक, पॉन्ड्स और टैंक्स। ठीक है। अच्छा, अब हम नदियों की बात करें। अब नदियों की बात करें, 10,360, 10,360 रिवर्स है। और इन सारी रिवर्स की हम बात करें तो आप देखोगे इनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है, इन रिवर्स की जो भी ट्रिब्यूटरीज है ना, उनकी जो लेंथ अगर आप देखोगे तो ईच सबकी जो लेंथ है 1.6 किलोमीटर तो निकलेगी निकलेगी, इससे ज्यादा भी होगी, लेकिन इतनी तो कम से कम होगी होगी 1.6 किलोमीटर। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि भाई जब जहां भी रिवर जारी होती है उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी होती है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं 10,360, इसमें छोटी बड़ी सारी नदियां जो आ जाती हैं। अब इनकी आप ट्रिब्यूटरीज की बात करोगे, इनकी सबकी जो लेंथ है, आप जैसे मीन निकालोगे तो इनकी लेंथ 1.6 किलोमीटर की तो निकलेगी, सबकी लेंथ ईच, है ना। इसकी बात की जा रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम थोड़ा सा बात करें अच्छा, इसके अगर मैं मीन और एनुअल की बात करूं, या फिर आप बोल सकते हो इसका मैं, हाँ,
थोड़ा सा यहाँ पे ना ये दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा इग्नोर करना, अभी आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है ना। देयर इज अबाउट 1869 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर इज अवेलेबल। अब मैं अगर बात करूं इसकी सरफेस की बात करूं, सरफेस वाटर की बात करूं, यहां पर तो हमने किसकी बात की थी, यहां पर हमने रिप्लेनिशेबल वाटर की बात की थी। अगर मैं सरफेस वाटर की बात करूं तो अगर आप देखोगे जो भी वाटर है नदियों में, टैंक्स में, पॉइंट्स वगैरह में, लेक्स में, तो आप देखोगे उसका 1869 क्यूबिक किलोमीटर जो वाटर है अवेलेबल है, जिसमें हम यूज कितना कर पा रहे हैं, कितना यूज कर पा रहे हैं, तो 690 क्यूबिक किलोमीटर जो हम यूज कर पा रहे हैं। ये किसकी बात की जा रही है, बेसिकली हमारी जो सरफेस वाटर है, स्पेसिफिकली हम रिवर्स की बात करें, है ना, लेक्स की, पॉन्ड्स की, टैंक्स की बात करें, इनकी हम बात कर रहे हैं, जो यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम और कहां से पानी यूज कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा ये जो बैक वाटर्स जो होते हैं या फिर जो लगून्स होते हैं, जो समुद्र से हटके, समुद्र का पानी से ही हटके जो है लगून्स बन जाते हैं ना, इसमें हम फिशिंग वगैरह करते हैं, वो भी हमारा जो है इसका वाटर रिसोर्स का पार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि आप देखोगे लगून्स जो होते हैं उसमें सैलिनिटी थोड़ी कम होती है, उसको पानी को हम यूज कर सकते हैं, उसमें हम फिशिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी पानी जो है हम इस्तेमाल करते हैं, तो लगून भी इसमें आ जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये सारा डेटा आपने देख लिया, बहुत ही अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर की हम बात करें तो कितना है भाई, 432 क्यूबिक किलोमीटर। अच्छा, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा सरफेस वाटर था, ये सरफेस वाटर का यूज कर रहे हैं हम, और ये रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है ना। जो भी नदी हमारी जो रिचार्ज, जो भी हमारा ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो रहा है, जैसे बारिश हुई तो हमारे ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज हो जाएगा। आप सोच के देखो ना, ये हमारा लैंड है, ठीक है, लैंड के अंदर क्या होता है, पानी वानी गया, ठीक है, बारिश वारिश हुई और ये पानी जो है कहां चला जाता है, ये नीचे जो है हमारा ग्राउंड वाटर बन जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा ट्यूबवेल्स वगैरह लगे होते हैं, आपने आपके गांव में जो हैंडपंप्स वगैरह लगे होते हैं, उसका पानी कहां से आता है, नल वगैरह जो लगे होते हैं, वो नीचे से ही आता है, जमीन के अंदर से, ग्राउंड वाटर से आता है, ठीक है, ग्राउंड से आता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे बात हो रही है, अगर मैं सरफेस वाटर की बात करूं तो आप देखोगे 46% जो अवेलेबल वाटर जो है कहां से आ रहा है हमारा, तो भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र का रिवर बेसिन है। क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र का रिवर बेसिन आप देखोगे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। पूरी नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, है ना, जैसे हम यूपी का एरिया ले लें, बिहार का एरिया ले लें, ठीक है, इन सारे एरिया की हम बात करें तो आप देखोगे कि गंगा बेसिन बहुत ज्यादा है, गंगा बेसिन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरीज है इनकी, है ना, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनकी भी सब ट्रिब्यूटरीज है। तो अगर मैं गंगा बेसिन की बात करूं तो बहुत बड़ा बेसिन है। और दूसरी तरफ हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र बेसिन भी बहुत बड़ा बेसिन है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो इधर जो है आपको पूरी ब्रह्मपुत्र बहते हुए मिल जाएगी। तो अब मैं बंगाल की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट के जो भी रीजन है उनकी बात करूं, तो यहां पर जो है आप देखोगे बड़े एरिया को जो है ये दोनों रिवर सिस्टम जो है ये सर्व कर रहे हैं। और लगभग 46%, क्योंकि आप देखोगे नॉर्थ इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है ना, तो 46% जो आप देखोगे हमारा रिवर बेसिन जो है वो कौन कवर कर रहा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। क्योंकि इंडस रिवर की हम बात करें उसका ज्यादा पोर्शन इंडिया में आ नहीं पाता, आधा तो पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। चलिए, हम बात करें लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन की, ग्राउंड वाटर की, है ना, यहाँ पे बात हो रही है ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन कौन से स्टेट सबसे ज्यादा करते हैं ग्राउंड वाटर को, है ना, जमीन के अंदर जो पानी है उसका इस्तेमाल लोग कहां ज्यादा कर रहे हैं, तो यहां पे ऐसा बताया गया है, हाई इन नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ इंडिया। मतलब ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, तो ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, इंक्लूडिंग आप देखोगे ये हमारा पंजाब का एरिया हो गया, हरियाणा का एरिया हो गया, नीचे थोड़ा सा आओगे गुजरात वगैरह, जो ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको जो आप देखने को मिल जाएगा ग्राउंड वाटर का, सॉरी, ये क्या बोलते हैं इसको, जो हम ये जो ग्राउंड वाटर का जो एरिया है वो यहाँ पर जो है मिल जाएगा आपको। बाकी हम साउथ इंडिया की बात करें, ये वाली बेल्ट में अगर आप आओगे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पे मानसून आते हैं तो बारिश यहीं पे हो जाती है, यहीं पे हो जाती है। इधर साइड जो है कुछ जा नहीं पाता, तो इधर जो है सूखा रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी नदियां जो है वो कैसी होती है, नॉन पैरेलल नेचर होती है, सूख जाती है जब बारिश नहीं होती। तो ये कहां से निकालते हैं पानी, जमीन के अंदर से निकालते हैं। तो आप देखोगे हमारा जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अब देखो नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में हमेशा तो बारिश होती नहीं है। अब रबी वाली क्रॉप्स है, सर्दियों में होती है, पानी कहां से आएगा, पानी कहां से आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कहां से निकालेंगे, ये कैनाल्स वगैरह का नो डाउट यूज करते हैं। लेकिन आप देखोगे ज्यादातर जो पानी है, जैसे हम बात करें यूपी की, यूपी में आपको हर जगह जो है ट्यूबवेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। पानी कहां से आएगा, पानी कहां से आएगा, तो पानी जमीन में से आएगा, जमीन के अंदर से आएगा, ठीक है। तो यहां पर नॉर्थ वेस्ट की हम बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन होता है। और इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है कि धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। क्लियर है वो? अच्छा, कहां कम होता है, तो आप जाओगे इधर साइड, है ना, उड़ीसा केरला वगैरह साइड जाओगे, इधर साइड जो है नीचे थोड़ा केरला, थोड़ा सा और एक्सट्रीम साउथ में चले जाओगे तो यहाँ पर जो है इनका लेवल जो है थोड़ा सा कम मिलेगा, है ना। छत्तीसगढ़ साइड चले जाओगे, यहाँ पे कम मिलेगा थोड़ा सा, तो ये उड़ीसा वगैरह साइड थोड़ा कम मिलता है। तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर आपको ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन थोड़ा कम मिलेगा, कुछ जगह ऐसी है जहां पर ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। लोग जो है ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई जगह ऐसी है, आप सोच के देखो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कहां पर ज्यादा होगा, जहां पर भाई नदियों की कमी है, या फिर जहां पर जो नदियां सूख जाती है ना, या फिर आसपास कोई नदी नहीं है, आसपास कोई कैनाल्स नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ग्राउंड वाटर का यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे आप देखोगे हिमालय में चले जाओ, है ना, आप हरियाणा वगैरह, मैं कह रहा हूं हरियाणा, ये जो उत्तराखंड हिमाचल वगैरह चले जाओ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रीम्स वगैरह बहती रहती है, तो उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है, गुल्स एंड कुल्स बना लिए जाते हैं, पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में, है ना, थोड़ा सा याद कर लो। चलिए, अच्छा, मॉडरेट की हम बात करें, कहां कम से कम इस्तेमाल होता है, कुछ गुजरात की हम बात करें, यूपी, है ना, त्रिपुरा,
और ये सब जो है महाराष्ट्र वगैरह इन सब में जो आप देखोगे अच्छा खासा जो है यहाँ पर आपको इस्तेमाल होता है वो दिख जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर मॉडरेट, कहां मॉडरेट लेवल का होता है, कहां लो लेवल का होता है, कहां हाई लेवल का होता है। तो ये सारी जो डेटा आपको दे रखा है, आप एक बार देखो इसमें ना, ये जो डेटा दे रखा है इसमें ऐसा कुछ समझाने लायक है नहीं। इसमें सिंपल सा बताया गया कहां जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल जो है ज्यादा होता है, कम होता है, मीडियम लेवल का होता है, वो सब बताया गया है। और आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको ये चीज खुद समझ में आ जाएंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अच्छा बात करें हम थोड़ा सा, अब जब वाटर यूटिलाइजेशन की बात आती है तो पानी कहां का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है पानी दो जगह इस्तेमाल हो रहा होगा। या तो आप देखोगे पानी तीन जगह इस्तेमाल होता है मेजरली। हम बात करें एक तो भाई एग्रीकल्चर के लिए, है ना, मैक्सिमम जो पानी है वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे डोमेस्टिक पर्पस के लिए प्लस जो है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। मेनली जो वाटर जो है वो तीन तरीके से इस्तेमाल होता है। अच्छा अगर मैं बात करूं सरफेस वाटर को, तो एग्रीकल्चर में आप देखोगे एग्रीकल्चर की हम बात करें तो वहां पर सरफेस वाटर का इस्तेमाल कितना देखने को मिलेगा, 89%, है ना। तो बड़ी बड़ी नदियां जो है इनसे नहरें बनाई जाती है, कैनाल वगैरह बनाए जाते हैं, उनका 89% जो वाटर है हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। फिर उसमें उसका 9% जो पानी है डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है। जैसे आप जाओगे दिल्ली में आपको जो भी पानी सप्लाई मिलेगी वो यमुना जी से मिलती है। यमुना जी से पूरा पानी आता है। क्यों? क्योंकि हमने ग्राउंड वाटर को पूरी तरह से खत्म कर दिया, या फिर वो जो पानी है वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। तो पूरा पानी कहां से आता है, यमुना जी से आता है। ठीक है चलिए। और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम बात करें 2% होता है। अगर मैं ग्राउंड वाटर की बात करूं कि भाई जमीन के अंदर से जो पानी हम निकाल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो आप देखोगे 92%, स्पेशली अगर मैं बात करूं यूपी वाले एरिया में चले जाना आप, है ना, यूपी वाला एरिया है और थोड़ा पंजाब हरियाणा वाला एरिया है, यहां पर तो अलग ही लेवल पर जो है ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है। तो 92% एग्रीकल्चर के लिए होता है। इंडस्ट्रियल पर्पस की बात करें 5%, डोमेस्टिक की बात करें 3%। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें यहां पर बताई गई है, सारा पूरा डेटा दिया गया है कि बेसिकली ठीक है पानी जो है इसका इस्तेमाल कहां कहां, परसेंटेज क्या है, किन किन कामों में जो हम ज्यादातर पानी को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, ये तीन मेन होते हैं। ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करें डिमांड फॉर इरिगेशन। अब सोच के देखो यार, पानी की मैंने बताया आपको स्कार्सिटी है ना। आप ऐसा नहीं है कि समुद्र का पानी से खेती कर सकते हो, नहीं कर सकते आप। वो जो लिमिटेड पानी है 3% का, उसको हम जो है उसमें भी 3% में पूरा कहां एक्सेसिबल है, कुछ ही पोर्शन उसका जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है पानी की कमी है, और उसके लिए क्या मिले, फिर हमें ऑब्वियस सी बात है पानी की जब कमी है, आपको खेती भी करनी है, खेती नहीं करोगे खाओगे क्या, और खेती के लिए चाहिए क्या, इरिगेशन चाहिए। समझ में आया ना, खेती के लिए चाहिए क्या, इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन के लिए पानी तो चाहिए चाहिए होगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब आप देखोगे, अब प्रॉब्लम क्या है भाई, यहाँ पे डिमांड क्यों है इरिगेशन की। अब सोच के देखो, कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं बारिश बहुत कम हो रही है। बारिश अच्छी खासी हो गई तो ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो आप समझो वहां पे कि भाई आपको पूरी साल पानी पानी चाहिए। जैसे आप धान की खेती कर रहे हो, धान यानी कि चावल की खेती कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है चावल की खेती में आपको पानी बहुत लगेगा, है ना। रवि की जब खेती करते हो, रावी की हम बात करें, वीट वगैरह जब उगाते हो आप, तो स्टार्टिंग में पानी चाहिए होता है। सर्दियों की क्रॉप होती है तो स्टार्टिंग में आपको पानी अच्छा खासा चाहिए होता है। तो पानी की डिमांड तो ऑब्वियसली बात है इरिगेशन के लिए तो होगी, ठीक है ना। और रेन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा सा अलग है, अनइवन है, ठीक है। अब देखो किसी सीजन में आप देखोगे रेनफॉल बहुत कम होती है, किसी में बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी मानसून बिल्कुल नहीं आते। पहले क्या हुआ करता था, 100-150 साल पहले यही तो होता था, मानसून आ गए तो फसल हो गई, मानसून नहीं आए तो सूखा अकाल पड़ जाता था, लोग भूखे मर जाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजों की बात हो रही है। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अच्छा जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है आप देखोगे वहां पर जो आपको अच्छा खासा इवेपोरेशन देखने को मिलेगा, है ना। जहां टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे अच्छा खासा इवेपोरेशन होगा, बारिश भी ज्यादा होगी। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम है तो वहां पे इवेपोरेशन कम होगा और बारिश भी कम होगी। ठीक है, टू ग्रो द वाटर इंटेंसिव क्रॉप टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि हम जो है हमें इतनी डिमांड क्यों, इरिगेशन की डिमांड क्यों। तो भैया हमें जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जैसे मैंने आपको बताया था, वाटर इंटेंसिव क्रॉप में सबसे बढ़िया एग्जांपल है राइस का। किसका एग्जांपल है, राइस का। अब राइस के लिए पानी बहुत चाहिए। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो जूट का, जूट के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो जूट होता कहां है, तो भाई ये जो फ्लड प्लेन्स एरिया जो होते हैं, जहां पर बारिश वारिश अच्छी होती है, फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल साइड में चले जाओगे वहां पर अच्छी खासी बारिश वारिश देखने को मिलती है। तो यहां पर आपको अच्छी खासी जूट की खेती मिल जाएगी, है ना। ये कैसे, क्योंकि कैसे क्रॉप है, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इनमें पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है ना, इनको उगाने के लिए। अच्छा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन अच्छा खासा होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होगा। अच्छा टू क्रॉप इन ड्राई सीजन, ऑब्वियसली बात है ड्राई सीजन जो होता है ना, जब पानी वानी कुछ भी नहीं बरसा, इस ड्राई सीजन में आप देखोगे पानी की जरूरत होती है ना। थोड़ा बहुत पानी तो चाहिए होता है ना। अब वो पानी कहां से आएगा, जैसे हम बात करें राजस्थान वगैरह की, जहां पे तो आप देखोगे पूरा जो है आप देखोगे एरिड क्लाइमेट है, वहां पे सूखा पड़ा रहता है ना। आपको वेस्टर्न वाले राजस्थान में तो बहुत सारा रेगिस्तान भी देखने को मिल जाएगा, पानी की अच्छी खासी कमी होती है। तो यहाँ पे लोग जो होते हैं पानी को कंजर्व करते हैं, ठीक है, बचा के रखते हैं, उन्हें एक एक बूंद का मतलब पता होता है, उनके कल्चर का पार्ट बन गया है वो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम बात करें टू इंट्रोड्यूस द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम बात करें बेटा, डिमांड फॉर इरिगेशन। अब जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जब इंट्रोड्यूस हुआ तो आप देखोगे ये जो HYV सीड्स थे, ये बहुत ज्यादा पानी मांगते थे, इनमें इरिगेशन पर्पस के लिए इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता, मतलब इरिगेशन के लिए। जैसे आप HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो इरिगेशन पर्पस के लिए बहुत अच्छे खासे पानी को जो है यहाँ पर दिया जाता था। ये जो सीड्स थे, ये जो बीज थे, ये अच्छा खासा पानी मांगते थे और मांगते हैं एक्चुअल में। तो आज के टाइम पर सारे जो है क्या इस्तेमाल करते हैं, सब जो है HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भाई
HYV सीड्स जो है इस्तेमाल कर तो रहे हो, लेकिन उसके लिए पानी बहुत ज्यादा लगेगा। नॉर्मल जो सीड्स होते हैं एज कंपेयर टू द HYV सीड्स, वहां पर पानी ज्यादा लगता है HYV सीड्स में, है ना। तो HYV सीड्स किसका पार्ट है? ग्रीन रिवॉल्यूशन का पार्ट है। और उसमें जो आपको अच्छा खासा जो इरिगेशन के लिए आपको पानी बढ़िया बढ़िया अच्छा सा जो है पानी लगने वाला है आपको, ठीक है। तो ये सारी जो है हमारी क्या है भाई, डिमांड्स है इरिगेशन के लिए, ठीक है। डिटेरियोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी। अब यहाँ पे एक चीज और है ना। अब भाई समय के साथ साथ हुआ क्या भाई, इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई, तो यहां पर पानी की कमी नहीं आई है। यहां पे दो चीजें, दो प्रॉब्लम है एक्चुअली, हम टू फ्रंट वॉर है हमारा। एक तो भाई पानी की स्कार्सिटी तो है ही, कमी तो है ही पानी की। दूसरी कमी क्या है भाई, दूसरी चीज क्या है कि हमने पानी की जो क्वालिटी है ना उसको भी खराब कर दिया बहुत सारा। आप देखो, सोच के देखो, दिल्ली में अभी छठ पूजा हुई है, आप सोच के देखो कितना ज्यादा टॉक्सिक हो गया वाटर वहां का। मतलब वहां पे आप देखोगे पूरा वो जो झाग सा बन जाता है ना, वो बेसिकली टॉक्सिक वाटर होता है, प्रॉपर जो इंडस्ट्रीज वगैरह से आ रहा होता है। और वहां पे लोग पूजा भी कर रहे थे, और पूरी दिल्ली के आसपास की जितनी भी यमुना जी है वो पूरी पॉल्यूटेड है, सारी पॉल्यूटेड है, कोई ध्यान नहीं देता। सोच के देखो जरा, है ना। तो पानी की क्वालिटी को हमने बेकार कर दिया, हम ह्यूमंस ने सब कुछ बेकार कर डाला, सब कुछ नेचर को हमने बेकार कर दिया, हमने पानी को पॉल्यूट कर दिया, सब कुछ कर दिया हमने। तो उसी चीज की बात हो रही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करूं वाटर की, वो कंप्लीटली आप देखोगे दिन डे बाय डे जो है डिक्लाइन होती जा रही है भाई। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी क्या होती है कि भाई पर पर्सन कितना वाटर अवेलेबल है ना। पर पर्सन की हम जब बात करते हैं तो कितना पानी आ रहा है, अब सोच के देखो, पानी तो अच्छा खासा है हमारे पास, 4% वाटर है पूरी दुनिया का, लेकिन पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है ना। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। सारी प्रॉब्लम क्या है भाई, पॉपुलेशन है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अगला पॉइंट हमारा वही है। अच्छा, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गए भाई। तुमने क्या किया, तुम जो है एक बाल्टी में नहा लेते हो, लेकिन तुमने अपने सामने स्विमिंग पूल खोल दिया, है ना। अब वो पूरा स्विमिंग पूल जो है जिसमें तुमने हजारों लीटर पानी जो है डाल रखा है उसमें, उसमें तुम अकेले नहाओगे, और अकेले नहाने के बाद क्या करोगे, उस पानी को चेंज कर दोगे। मतलब उस 1000 लीटर से कम तुम जैसे 100 लोग नहा लेते। लेकिन तुमने क्या किया भाई, तुमने जो है वो स्विमिंग पूल अपने पर्पस के लिए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतने बढ़ा लिए, है ना। कार तुम धोए जा रहे हो, डेली धोते हो भाई कार, कार में पानी कहां लगता है, ज्यादा पानी नहीं लगता, लेकिन लोग जो है बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं। जहां एक बाल्टी खर्च होना चाहिए वहां तुम 4 बाल्टी खर्च करते हो, तुम्हें लगता है पानी बहुत ज्यादा है। पूछो उनसे जिनके पास पानी की कमी है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गए, है ना। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भाई, हमारा जो ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूट हो चुका है। उसके बहुत सारे रीजन आप देखो कि हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, हमने केमिकल्स का इस्तेमाल किया, पानी जो नीचे आ रहा है पॉल्यूटेड पानी जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल का मिला हुआ पानी है। तो आप देखते हो ना कि भाई हमने कभी अल्कोहल नहीं कंज्यूम की, हमने कभी टोबैको नहीं खाई, हमें कैंसर कैसे हो गया? तो कैंसर ऐसे ही हो गया, है ना, क्योंकि हम जो खा रहे हैं बेसिकली, तो आ कहां से रहा है, जमीन में से आ रहा है, और जमीन तो पूरी पॉल्यूट हो चुकी है, और जमीन के अंदर का जो पानी है वो भी पॉल्यूट हो चुका है। तो चारों तरफ से जो है समस्या ही समस्या है। अब देखो कि भाई अर्बन वेस्ट हो गया, है ना, जो गंदगी होती है शहरों में। अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट की हम बात करें तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे क्या हुआ, इससे जो है वाटर क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, बहुत अच्छी बात है। कल्चरल एक्टिविटी प्रोड्यूस मोर वेस्टेज इन द रिवर। अब जैसे कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें तो आप देखते हो ना, बहुत सारे जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो लोग इसमें संभल के नहीं चलते, है ना। लोग जो है रिवर्स वगैरह को जो है गंदा करते रहते हैं, तो इसकी बात हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गंगा एंड यमुना आर मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन इंडिया। सोच के देखो, मतलब गंगा एक सेक्रेड रिवर है, गंगा एक सेक्रेड रिवर है, इसकी ही ट्रिब्यूटरी कौन है, यमुना है ना। यमुना जी जो होती है वो गंगा जी में आके मिल जाती है, ये गंगोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। अब दोनों ही जो रिवर है, जो कि इंडिया की मानी, नॉर्थ इंडिया में तो यही है भाई, और लोग पूजा करते हैं। सोच के देखो, जिसकी पूजा कर रहे हो आप उसको पॉल्यूट कैसे कर सकते हो, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है इस चीज की। तो ये जो है आप बोल सकते हो कि इंडिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स है। अच्छा, अब बात करें, देखो हमने प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली, और इसी के साथ थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे बचाने की, है ना। एक पहले समस्याएं होंगी, अब समाधान निकालेंगे। कंजर्वेशन बहुत जरूरी है भाई। पानी को अगर हमने कंजर्व नहीं किया तो आने वाले टाइम पर जो है हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उसके लिए तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा ना, पानी बचाना पड़ेगा, पानी को हमें स्वच्छ रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? जैसे हम बात करें लंदन वगैरह की, तो यहां पे भी इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड पे देखोगे बहुत सारी रिवर्स पॉल्यूटेड थी, लेकिन आज के टाइम पर उनका पानी इतना साफ है, पीने लायक है उनका पानी। तो उन्होंने कैसे किया, उनसे हम सीख सकते हैं। समझ में आया? तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है भाई, सरकार को कुछ करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। जैसे ये जो जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है भाई, तो सरकार को, जैसे आप देखोगे प्रेजेंट टाइम पे लॉ कोई मानता तो वैसे है नहीं, लेकिन आप देखोगे फिर भी ब्राइब वगैरह बहुत ज्यादा चलती है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। लेकिन लॉज ऑलरेडी आ रखे हैं कि आपको जो है, जो भी पानी आप जो नदी में जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल रहे हो, तो उसको आपको रिसाइकिल करना पड़ेगा, है ना। आपको उसको जो है बोल सकते हो प्यूरिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है डाल सकते हो। तो बहुत सारे जो अलग अलग जो गाइडलाइंस वगैरह जो है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी निकाल रखी है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहली बात क्या है कि भाई लॉस को लाना जरूरी नहीं है, लॉ को स्ट्रांगली एक होता है ना फॉर्मली, एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है उसको। लॉ तो बना दिया आपने, एग्जीक्यूशन हो ही नहीं रहा, मेन होता है एग्जीक्यूशन, हमेशा याद रखना। तो भाई एडॉप्ट लॉज एंड एक्ट टू द कंजर्व वाटर। तो भाई जो पानी को पॉल्यूट किया जा रहा है या फिर पानी को बर्बाद किया जा रहा है, उसके लिए हमें लॉज लाने पड़ेंगे। और बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, आप देखोगे साउथ में जाओगे तो आंध्र प्रदेश की हम बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो वो नीचे थोड़ा साउथ में लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, तो वो इन चीजों पे थोड़ा सा गौर फरमा भी रहे हैं, वो थोड़े से लॉज वगैरह ला भी रहे हैं।
चलिए, अच्छा, यूज वाटर सेविंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी हो भी रहा है भाई। जो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी जो है, जैसे हम बात करते हैं ना, एक वो स्प्रिंकल आता है, जैसे आप देखोगे खेत में लगा होता है। अब खेत में हम पानी इकट्ठा डालने की जगह हम जो है वो पूरा जो है फुब्बारा से लगा होता है, पूरा स्प्रिंकल सा होता है, वो पूरा जो है स्प्रिंक कर देता है, पूरा खेत में जो है पानी डाल देता है और थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके डालता है। इससे क्या होता है, इससे जहां तुम 10 बाल्टी खत्म कर रहे हो पानी, वहां सिर्फ 1 बाल्टी खत्म हो रही है। एक्चुअल में होता क्या, क्रॉप्स को उतने पानी की जरूरत नहीं होती, इतना हम डाल देते हैं, है ना। तो इसकी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, पानी को बचाने के लिए लोग जो है कम कम पानी डालते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि वाटर को सेव करने के लिए हमें या तो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, नए नए मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। टंका, जैसे आप जैसे राजस्थान में जाओगे टंका वगैरह मिल जाता है वहाँ पे, है ना। बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं वहाँ पे। अब जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पर बैम्बू, है ना, बैम्बू वाला सिस्टम मिल जाता है, बैम्बू वाले पाइप लगा रखे हैं, जहाँ भी स्ट्रीम्स आ रही होती है तो उस पानी को जो है यूज कर लेते हैं वो, है ना। चलिए, ये सारी चीज होगी। प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन को रोकना पड़ेगा। वाटरशेड डेवलपमेंट, अच्छा, ये वाटरशेड डेवलपमेंट क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। वाटरशेड आपने पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ के आए होंगे। वाटरशेड का मतलब क्या होता है, मान के चलो ये रिवर है ना, ये रिवर है ना। अब इधर भी रिवर के कुछ पहाड़ वगैरह होंगे, इधर भी होंगे। अब इसकी भी ये ट्रिब्यूटरी है, इसकी ये ट्रिब्यूटरी, रिवर की क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, ये पूरी ट्रिब्यूटरीज है, इसकी भी सब ट्रिब्यूटरीज है ना। तो ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा जो एरिया देख रहे हो, पानी वानी बरसात पानी सब कहां पे आएगा, बैकी इधर ही आएगा ना, रिवर में ही आएगा। ये पूरी रिवर में जो है पानी, बारिश वारिश हुई, पानी कहां आ रहा है, इनकी ट्रिब्यूटरीज में और सब ट्रिब्यूटरीज में आ रहा है। तो ये पूरा जो एरिया है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम वाटरशेड एरिया बोल देते हैं। अब ये वाटरशेड एरिया तो है, यहाँ पे रिवर्स है, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कंजर्व करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। यहाँ पे हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, तो उसी की बात हो रही है। तो ये क्या है भाई, वाटरशेड डेवलपमेंट, इसके हम आगे बात करेंगे भी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भाई, अब होता क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये जहां पर पानी की कमी है वहां पर ये प्रैक्टिस की जा रही है। अभी आप जाओगे साउथ में चले जाओ आप, है ना, या फिर आप जाओगे इधर साइड अपने राजस्थान में जाओगे आप, तो जहां पर पानी की कमी है वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रैक्टिस किया जा रहा है। ये क्या करते हैं, रेन वाटर जो होता है, बारिश का जो पानी होता है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसको बाद में जो है यूज करते रहते हैं, ठीक है। जैसे टंका वगैरह जो होते हैं, वाटर रिसाइकलिंग एंड यूज। अब बहुत सारा पानी ऐसा होता है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो पानी को हमने फेंक दिया, उस पानी को हम बार बार यूज कर सकते हैं ना भाई, उस पानी को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। हमें नए पानी का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है। जैसे लेट्स से कि मैंने बोला कि भाई जो जिस पानी से आपने गाड़ी धोई अपनी, है ना, उस पानी को आप जो है गार्डन के लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप ऐसा तो नहीं गार्डन गार्डन के लिए आप अलग पानी इस्तेमाल कर रहे हो, कार धोने के लिए अलग पानी इस्तेमाल कर रहे हो। अब जहां ऐसा है, देखो पीने का पानी तो साफ चाहिए आपको, लेकिन जहां आपको जो पानी है वो किसी और यूज में चाहिए, और आपको पता है कि यार ये यूज करने के बाद इतना तो अच्छा है कि मतलब इतना तो साफ पानी है कि हम इसको दूसरे काम में भी यूज कर सकते हैं, तो उसको करो ना, उसको फेंक क्यों रहे हो तुम, उसको नाली में क्यों भरा रहे हो तुम, समझ में आ रहा है। तो उसी की बात है, उसको हम बोलते हैं वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज। बार बार हम पानी को इस्तेमाल करते रहे, इससे क्या होगा, इससे जो पानी की कमी नहीं होगी। अच्छा, जैसे हम बात करें थोड़ा सा, जैसे हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना, इसने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। अलॉन्ग विद द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शुड मॉनिटर द पोल्यूशन, पोल्यूशन भी मॉनिटर करना चाहिए। भाई सोच के देखो भाई, पोल्यूशन तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे वाटर पोल्यूशन की बात हो रही है। अब सोच के देखो कितना जो लोग हैं वो वेस्टेज डाल रहे हैं। लोग समझते हैं, देखो एक तो लोगों की जो कम्युनिटी की थिंकिंग जो है ना वो बदलनी पड़ेगी भाई। सफाई तभी हो सकती है, मैंने इस चीज के बारे में सोचा थोड़ा सा, और मैंने यही जाना है कि यार जब तक तुम्हें अंदर से नहीं आएगा ना, सफाई होनी चाहिए, सफाई नहीं होगी। अब सोच के देखो, हम क्या करते हैं, अपने घर में सफाई रखते हैं, लेकिन बाहर हमने कोई भी कुछ भी चीज खाई, रैपर फेंक दिया, है ना, पानी में हमने रैपर फेंक दिया, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई कौन देख रहा है। हम घर में सफाई रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें एक्चुअली अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी, हम अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तभी आप देखते हो ना यूरोप कितने साफ सुथरे होते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पे तो फाइन वाइन लगा देते हैं भाई। इंडिया में तो सिस्टम आना चाहिए कि भाई तुम गंदगी करो और तुम्हें जो है तुम्हें 5,000 का जुर्माना लग जाए, अपने आप सफाई हो जाएगी, लोग गंदगी नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है इंडिया में थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो है क्या करते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली जो है सुपरविजन करते रहते हैं भाई, कितना जो है पोल्यूशन क्या है। आप देखोगे गंगा नदी तो दिल्ली के आसपास बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ज्यादा। द अदर रिवर सच एज, हाँ, अब जैसे हम बात करें थोड़ा सा नीचे आप आओगे, जैसे साबरमती की हम बात करें, गोमती की हम बात करें, काई की हम बात करें, अडयार, वायगारी, साउथ की जो रिवर्स है ना, इनमें भी जो है कॉन्टिन्यूसली ये जो लोग हैं वो मॉनिटर करते रहते हैं पॉल्यूशन लेवल, ठीक है। चलिए, अच्छा, मॉनिटरिंग द इंडस्ट्रीज लोकेटेड अलोंग विद द रिवर बैंक। अब भाई रिवर बैंक के आसपास जो भी इंडस्ट्री, देखो मेन रीजन तो ये इंडस्ट्रीज है, इन्होंने जितनी गंद मचाई है उतनी तो किसी ने मचाई नहीं है। तो अलोंग विद जो है ये जो इंडस्ट्रीज है रिवर बैंक के आसपास, इनको जो है कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना चाहिए कि भाई ये जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट के जो लॉज है, इनको ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए, अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है कि लो क्वालिटी जो वाटर की है, मतलब जो पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन हाँ उसकी इतनी भी गंदी क्वालिटी नहीं है कि आप उसको दूसरे काम में यूज ना कर पाओ। तो ऐसा बोला जा रहा है कि भाई जो ये लो क्वालिटी ऑफ पानी है ना, वाटर जो है, उसको आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, वो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो सकता है। आप इंडस्ट्रीज में जैसे पानी चाहिए होता है, तो उसमें कुछ काम ऐसा होता है जो कि उसमें आपको फ्रेश वाटर तो चाहिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं है बिल्कुल साफ सुथरा पानी चाहिए, लो क्वालिटी ऑफ वाटर भी चलेगा,
है ना, वो भी चल जाएगा। तो वैसा पानी इस्तेमाल करो, है ना। वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सेंटर्स टू बी यूज्ड फॉर गार्डन। अच्छा, अब जो ऐसा, बहुत अच्छी बात बोली गई। अब ऐसा नहीं गार्डन के लिए आप अलग पानी का इस्तेमाल करोगे। जो भी आप डोमेस्टिक यूज में इस्तेमाल कर रहे हो पानी, है ना, आपने घर में नहा धो दिए, ठीक है, नहा धो लिया आप, या फिर आपके घर में जो बर्तन वर्तन धोते हो आप, तो वो जो पानी जा रहा है बेसिकली, उसको आप गार्डन के पर्पस में यूज कर सकते हो। गार्डन आपका जो है उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इसमें हो रहा है कि भाई जो आप अपना व्हीकल को क्लीन करते हो, उसको आप जो है गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आया? यानी कि इसका मतलब है रिसाइकिल, या फिर आप रीयूज कर रहे हो पानी को। आप एक पानी को यूज करने के बाद फेंक नहीं रहे, नए पानी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप जो है उसी पानी को जो है दो तीन कामों के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हो। सिंपल सी बात है। चलिए, अच्छा हम बात कर लेते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। अच्छा, मैंने अभी आपको वाटर शेड का मतलब बताया था, रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज की भी सब ट्रिब्यूटरीज है। अब यहाँ पर ये पूरा जो इलाका जो होता है, एरिया जो होता है, वो वाटर शेड वाला एरिया होता है। यहाँ पे बारिश वारिश हो रही है तो इधर ही पानी वानी आता है। तो यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन की बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उधर वो जो वाटर शेड वाला एरिया है, उधर पूरी की पूरी पॉपुलेशन रह रही है, और पूरी की पूरी पॉपुलेशन जब रह रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो जो पानी का इस्तेमाल भी कर रही होगी। अब पानी का जब इस्तेमाल कर रही है तो उस पानी को कंजर्व करना, उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी चीज की जो है बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एफिशिएंटली जो है मैनेज करना पड़ेगा सरफेस और ग्राउंड वाटर को, है ना। एंड कंजर्वेशन इसको, यहाँ पे सिंपल सा मतलब वाटर शेड का मतलब क्या है कि भाई जो वाटर शेड वाला एरिया है, वहां पर हमें सरफेस वाटर हो गया, चाहे चाहे वो ग्राउंड वाटर हो गया, है ना, चाहे वो कुछ भी हो गया, वो XYZ, उस एरिया में, उस वाटर शेड वाले एरिया में जो भी पानी है उसको बचाना ही, उसको कंजर्व करना ही हमारा क्या है, वही उसको ही बोलते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, हम पानी को कंजर्व कर रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो सरफेस वाटर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो, प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ, स्टोरेज एंड डिस्चार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू द परकोलेशन टैंक्स, रिचार्ज सेल। अच्छा, अब यहां पे बात हो रही है किसकी भाई, अब जैसे जो पानी जो है ना, जो पानी आ रहा है, अब वो रन ऑफ ना हो जाए, मतलब वो बह ना जाए, बर्बाद ना हो जाए, जिस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते थे वो बर्बाद ना हो जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग चीजें बना रखी है, लोगों ने अलग अलग चीजें बना रखी है, पानी को स्टोर करने के लिए, रिचार्ज करने, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए अलग अलग चीजें बनाई है। जिसमें इसमें बात हो रही है परकोलेशन टैंक की। परकोलेशन टैंक क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे टैंक जो होते हैं बना दिए जाते हैं, और उनका मेन पर्पज होता है यह है कि उस टैंक में पानी डालेंगे, और आप देखोगे उसमें बहुत सारे होल्स वगैरह होते हैं, तो वो होता है क्या, पानी जो है जमीन के अंदर जाता है। वो इससे होता है कि वो जो ग्राउंड वाटर है ना, वो रिचार्ज हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं परकोलेशन टैंक। एक बार सर्च करना, वो आपको मिल जाएगा, रिचार्ज सेल्स। तो इसमें ये दोनों काम, मेन काम क्या होता है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। तो ये सारी जो चीजें हैं लोग यहाँ पे करते हैं भाई, प्रिवेंट करने के लिए, है ना, वाटर को वेस्ट, रन ऑफ, वाटर को रन ऑफ से बचाने के लिए, पानी बह ना जाए उसको बचा लें उसको, उससे हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर लें। ठीक है, चलिए, ब्रिंग बैलेंस बिटवीन द नेचुरल अवेलेबिलिटी एंड यूटिलिटी, है ना। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस भी बनाना पड़ेगा कि भाई कितनी अवेलेबिलिटी और हमें यूज कितना करें। अब आपको पता है कि पानी की कमी है, ऑब्वियस सी बात है, पानी की कमी है, तो जहां आप एक बाल्टी से नहा सकते हो वहां 4 बाल्टी वेस्ट क्यों करना। तो हमें समझना होगा ये चीज, है ना। और ये कम्युनिटी का यहाँ पे रोल बहुत बड़ा है। कम्युनिटी को ये चीज समझनी होगी, पानी की कमी है तो उसका जो है हम थोड़ा सा वाइवली यूज करें, थोड़ा सा, है ना, आप बोल सकते हो थोड़ा सा वाइजली यूज करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इट डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, है ना। यहां पे वही बात आ गई ना, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, जब तक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं हो। कम्युनिटी मतलब हम लोगों की ही बात हो रही है, हम सब मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं ना, तो जब तक हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी ना, तब तक कुछ फायदा नहीं है। इसी के लिए क्या हुआ, आप देखो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए, जैसे हरियाली की बात हो रही है, हरियाली, है ना। अब ये 2003 में शुरू हुआ था। इसमें बेसिकली क्या था, ये वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, ये शुरू किया गया था सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, 2003 की बात है, और बहुत सारे स्टेट्स ने अडॉप्ट भी किया। इसमें सिंपल सा होता था, ये बेसिकली गांव जो होते हैं, यहाँ पर पानी की कमी होती है, जो विलेज पंचायत जो होते हैं, इन्होंने ये चीज अडॉप्ट की। यहाँ पर बेसिकली क्या होता था, ये जो पानी को जो है कंजर्व करने के अलग अलग तरीके अपनाते थे। ये बेसिकली बोलते थे कि भाई पानी पीने के लिए, चाहे पीने का पानी हो, इरिगेशन का पानी हो, उसको एक एक बूंद वेस्ट नहीं होनी चाहिए, है ना। जहां पर सूखा पड़ा हो वहां पर हरियाली ले आओ, जहां पर पानी की कमी है, किस किस तरीके से हम जो वहां पर पानी को कंजर्व करें, किस तरीके से जो रेन वाटर है इसको स्टोर करें, किस तरीके से हम, यहां पर सिंपल सी बात है, पानी को कंजर्व करने के अलग अलग तरीकों पर काम होता है, ताकि लोगों के पास इरिगेशन पर्पस के लिए, पानी पीने के लिए जो है कमी ना हो। सिंपल सी बात है ना। जैसे हम दूसरी की बात करें, नेहरू मेरू की बात करें, है ना, यू एंड वाटर, इसका मतलब यू एंड वाटर, ये भी साउथ में शुरू हुआ था, है ना। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर पानी को कंजर्व करने के लिए जो है पूरा एक प्रोग्राम था। आरवरी आरवनी पानी संसद की हम बात करें तो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था, राजस्थान। तो आप देखोगे ना, जहां जहां पानी की कमी है वो गवर्नमेंट ज्यादा जो है ये अपना रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द चेक डैम्स एंड प्लांटेशन। अब भाई पानी को स्टोर करने के लिए आप देखो तो पानी बहना है, उसको स्टोर करने के लिए आप देखोगे बहुत सारे डैम्स वगैरह बना दिए जाते हैं, है ना। डैम्स क्यों बनाए जाते हैं, जहां पानी की कमी है वहां पानी पहुंचाया जा सके नहर के थ्रू। तो ये यहां पर हम ये इस चीज की हम बात करें, प्लांटेशन की हम बात करें, भाई प्लांटेशन जितने पेड़ लगाओगे उतनी बारिश ज्यादा होगी, ये तो आपको पता है। चलिए, मेकिंग कंपलसरी टू पब्लिक टू मेक द रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग डन इन। हाँ, अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे कि बहुत सारी स्टेट्स, अब आपको ना होमवर्क दे रहा हूं मैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं। पहली कौन सी स्टेट थी इसने जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को जो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया था।
आपको बताना, कमेंट में बताना, आपको एक होमवर्क लिख के ले जाओ, कौन सी गवर्नमेंट थी इसने, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट थी जिसने जो है ये कंपलसरी कर दिया था कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है, रूफ टॉप की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे ही बहुत सारी स्टेट्स को कर देना चाहिए। अब मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ऐसा बोल देना चाहिए कि भाई जब आप घर बनवाओ ना तो पहले यहाँ पर पूरा सिस्टम डेवलप करवा लेना कि आपका जो बारिश का पानी है ना वो आपकी छत पे कलेक्ट होकर जो है आप उसको यूज कर पाओ। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। चलिए, अच्छा, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है। सिंपल सी बात है भाई, ये आपने क्लास 10 में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम क्या करते हैं भाई, हम जो है बारिश का पानी जो होता है उसको ना कैप्चर कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर बाद में जो इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए, अब इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है भाई, जो ग्राउंड वॉल वेल्स वगैरह जो होते हैं इनको रिफिल करने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये वाटर क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है, वाटर पॉल्यूशन भी रिड्यूस होता है इससे, है ना? आप देखोगे ये वाला पॉइंट थोड़ा सा रिलेटेबल है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्ट टेक प्लेस इन द वाटर। सो बेसिकली आप देखोगे कि इसमें थोड़ा सा आप देखोगे डाइल्यूशन भी होता है सॉल्ट वाटर का, थोड़ा सा खारा पानी भी होता है, ये इसमें आपको नमक भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज प्रैक्टिस इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ बाय द डिफरेंट टाइप्स। लेकिन आप इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इसको इरिगेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, हल्की सी सैलिनिटी होती है इसमें। चलिए, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करूं, आप देखोगे बहुत सारी जो ट्राइब्स है, स्पेशली आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे या फिर आप राजस्थान में जाओगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे जो लोग हैं वो ये प्रैक्टिस करते हुए मिल जाएंगे। टंका, गुल एंड कुल्स, है ना, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको आराम से जो है जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर आपको दिख जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां पानी की कमी नहीं होती वहां लोग पानी की वैल्यू नहीं करते। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी, जहां पर पानी की स्कैरसिटी है। सिंपल सी बात है। चलिए, हार्वेस्टिंग किसके थ्रू कर रहे हैं? सर्विस वेल के थ्रू, रिचार्ज वेल के थ्रू, कुंड एंड टंकास, है ना, ये कहां मिल जाएंगे आपको? आपको जो है राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इससे एक और फायदा और होता है ना, इससे जो हमारे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जहां आप एक पूरा आपने वेल बना लिया है ना, उसके अंदर पानी स्टोर हो रहा है, बारिश हुई पानी स्टोर हो गया, तो इससे क्या होगा, इससे एट द एंड जो हमारा ग्राउंड वाटर है ये भी रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नेशनल वाटर पॉलिसी की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल जो प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए, और यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर का भी ध्यान रखा गया। मतलब पानी ऐसा नहीं है इरिगेशन के पर्पज के लिए, पीने के लिए भी तो होना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल एनिमल्स एंड मैन इन फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहली बात क्या है भाई, पानी होना चाहिए पीने के लिए, लोगों के लिए, जानवरों के लिए। रेगुलेशन ऑफ एक्सप्लॉइटिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आपने देखा होगा बहुत जगह बैन लग गया है, बहुत जगह अगर आप पकड़े गए कि आपके यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ट्यूबवेल से इतना पानी निकलता है, एम्पल ऑफ पानी निकलता है भाई, नीचे से बड़े प्रेशर के साथ में मोटर लगी होती है, तो उससे पानी वेस्ट होता है, उतने पानी की जरूरत नहीं होती। तो आप देखोगे कई सारी स्टेट्स ने वो बैन भी कर रखा है कि आप ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा एक्सेसिवली यूज नहीं कर सकते। बोथ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर क्वालिटी शुड बी रेगुलरली रेगुलेट की जानी चाहिए। रेगुलेट, है ना, रेगुलेट लिख दो यहाँ पे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। इंक्रीज द एफिकेसी यूज ऑफ वाटर। अभी एफिकेसी यूज मतलब कम पानी में आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है एफिशिएंटली चीजों को इस्तेमाल कर पाए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें आई होप कंजर्वेशन ऑफ वाटर टू बी रियलाइज बाय ऑल द पीपल, ये बहुत जरूरी है कि भाई ये जो लोग हैं, जब तक कम्युनिटी को नहीं ये चीज रियलाइज होगी ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। लोगों को ये चीज रियलाइज हो कि भाई वाटर को बचाना, वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, लोगों को जो है ये चीज समझ में आनी चाहिए। लास्ट टॉपिक है केस स्टडी ऑफ रालेगान सिद्धि। ठीक है, इसकी हम बात करें तो ये एक एग्जांपल है पूरा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट। ये एक एग्जांपल है किसका? वाटरशेड डेवलपमेंट का। क्योंकि मैंने अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? वाटरशेड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। तो रालेगान सिद्धि, चलिए तो अब बात करते हैं किसके बारे में? केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? केस स्टडी ऑफ रालेगान सिद्धि। अच्छा, रालेगान सिद्धि की बात करूं, एक इसकी एक बहुत ही फेमस विलेज है। कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ का एक छोटा सा गाँव था, जिसका था क्या है ये एक्चुअल में, जिसका नाम है रालेगान सिद्धि। अच्छा, इसकी बहुत ही स्पेशल बात है कि ये जो गांव था, अगर 70s की हम बात करें तो आप देखोगे ये पॉवर्टी से भरा हुआ गांव था, गरीबी बहुत ज्यादा थी इस गांव में, पानी की बहुत कमी रहती थी। और अब हुआ क्या भाई, इस गांव के कुछ जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल जो थे, उन्होंने जो है एक इनिशिएटिव शुरू किया। ठीक है, उसी की बात जो यहाँ पर की जा रही है, वाटर शेड डेवलपमेंट का एक परफेक्ट एग्जांपल है वाटर शेड डेवलपमेंट का। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल जो थे, इन्होंने जो है इंपॉर्टेंस समझी पानी को कंजर्व करने की, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, और भी कई सारी सोशल इश्यूज थे यहाँ इस गांव में। इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर हुआ क्या भाई, बहुत सारी जो आर्मी पर्सनल थे उन्होंने जो है पार्टिसिपेशन किया, और बहुत सारे जो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन जो था वो बहुत ज्यादा हुआ। प्लस यहाँ पर पैसे वैसे इकट्ठा करके जो है यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे पर्कुलेशन टैंक्स बनाए गए, बहुत सारे जो पानी को कंजर्व करने के अलग अलग तरीके जो है चंदा इकट्ठा करके जो है उस पर जो है काम किया गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर उन्होंने एक यूथ ग्रुप बनाया, है ना, यहाँ पर एक यूथ जिसका नाम था तरुण मंडल, है ना, तरुण मंडल एक यूथ ग्रुप था। और इसका मेन काम क्या था कि जो भी सोशल इश्यूज लाइक डाउरी चल रही है, कास्ट सिस्टम जो है, इन सबको खत्म करना, पानी को कंजर्व करना। और इन्होंने एक काम और किया, जो भी जिन क्रॉप्स में पानी ज्यादा लगता है ना, जिन क्रॉप्स में ज्यादा पानी लगता है और जो ग्रेजिंग, जो ज्यादा ग्रेजिंग करवाते हैं, इन सब पे बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि इन सबसे जो है मिट्टी खराब होती है और पानी भी ज्यादा लगता है। भाई जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो है, जहां पर पानी बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसी क्रॉप को जो है प्रॉपर तरीके से बैन कर दिया गया और ऐसी क्रॉप करना शुरू किया गया जहां पर पानी कम लगे। तो ये सारे जो इनिशिएटिव है जो है इस गांव ने
करने शुरू किए और आप एक टाइम देखोगे ये जो गांव जो होता है बहुत ज्यादा डेवलप कर जाता है। क्लियर हुआ? तो उसी केस स्टडी की जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये तरुण मंडल का नाम याद रखना है ना। तो यहाँ पे एक पंचायत भी शुरू की गई है ना, न्याय पंचायत की हम बात करें, वहां पर क्या होता था बेसिकली जो भी सोशल इशूज है उनको जो है रिजॉल्व किया जाता था। तो ये सारी जो इनिशिएटिव है वो इन गांव के द्वारा, इन गांव के लोगों के द्वारा लिए गए। ठीक है। कंट्रोल द ग्रेजिंग स्टार्टिंग है ना, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है वो जो है उसको बैन कर दिया गया। ड्राई क्रॉप्स वर स्टार्टेड ग्रोइंग, मतलब ऐसे क्रॉप जिनमें पानी पानी ज्यादा कम लगता है, बेसिकली जो पानी, जो क्रॉप जो होते हैं जिनमें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसी क्रॉप को जो है इस्तेमाल किया गया। कम्युनिटी लीडर जो थे उन्होंने पूरे गांव का कंट्रोल ले लिया, पंचायत वगैरह सेटअप की गई। तो आप देखोगे यहां पर ये एक गांव जो था वो एक, आप बोल सकते हो एक, मतलब एक रोल मॉडल हम सबके लिए, कि कोई एक गांव जो गरीबी की पूरे प्रकोप में था, गरीबी बहुत ज्यादा थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। और ऐसे गांव में आप देखोगे कि जब लोगों की सोच, देखो मैंने क्या बोला, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। जब लोगों की सोच बदल जाती है तो सोच के देखो क्या क्या हो जाता है ना, क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो ये एक उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो भाई इसका ना, ये जो गांव है इसका जो इसकी जो केस स्टडी है प्लीज वो याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बारी पूछी गई है। तो भाई ये जो गांव था हमारा लालेकान सिद्धि, तो लालेकान सिद्धि जो था वो गांव था जहां पर जो लोग जो थे गरीबी से जूझ रहे थे, पानी की बहुत कमी थी, और फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया, लोगों ने सपोर्ट किया उस चीज का, और धीरे धीरे आप देखोगे एक गांव जो है एक सबका रोल मॉडल बन जाता है। तो इस गांव की जो केस स्टडी जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एंड करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।